कौन सा शहर था, इसके मुतालिक जहाँ तक समझता था उसको मालूम करने पर और मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं, बस इतना ही कह देना काफ़ी है कि वो जगह जो इस कहानी में मुताल्लिक है वो पेशावर के मुज़ाफ़ात में थी, सरहद के करीब। और जहाँ वो औरत थी उसका घर झोपड़ा नुमा था। सरकंडों के पीछे घनी बाड़ थी, जिसके पीछे उस औरत का मकान था, कच्ची मिट्टी का बना हुआ। चूँकि ये बाड़ से कुछ फासले पर था, इसलिए सरकंडों के पीछे छिप सा गया था कि बाहरी कच्ची सड़क पर से गुजरने वाला कोई भी उसे देख नहीं सकता था। सरकंडे बिल्कुल सूखे हुए थे, मगर वो कुछ इस तरह ज़मीन में गड़े हुए थे कि एक दबीज पर्दा बन गए थे। मालूम नहीं उस औरत ने खुद वहाँ पेवस्त किए थे या पहले से ही मौजूद थे। बहरहाल कहना ये है कि वो अपनी किस्म के पर्दापोश में मकान कह लीजिए या मिट्टी का झोपड़ा, सिर्फ छोटी छोटी 3 कोठरियाँ थी, मगर साफ़ सुथरी, सामान मुख्तर था, मगर अच्छा। पिछले कमरे में एक बहुत बड़ा नवाड़ी पलंग था, उसके साथ एक ताकचा था जिसमें सरसों के तेल का दिया रात भर जलता रहता था, मगर ये ताकचा भी साफ़ सुथरा रहता था और वो दिया भी, जिसमें हर रोज़ नया तेल और नई बत्ती डाली जाती थी। अब मैं आपको उस औरत का नाम बता दूँ जो उस मुख्तसर से मकान में, जो सरकंडों के पीछे छुपा हुआ था, अपनी जवान बेटी के साथ रियाइश पीर थी। मुख्तलिफ रिवायतें, बाज़ लोग कहते हैं कि उसकी बेटी नहीं थी, एक यतीम लड़की थी जिसको उसने बचपन में गोद लेकर पाल पोस कर बड़ा किया था। बाज़ कहते हैं कि उनकी नाजायज़ लड़की है, कुछ ऐसे भी जिनका ख्याल है कि वो अपनी सगी बेटी थी। हकीकत जो कुछ भी हो, उसके मुतालिक वसूख से पूछ कहा नहीं जा सकता था। ये कहानी पढ़ने के बाद आप खुद कोई न कोई राय कायम कर लीजिएगा। देखिए, मैं आपको उस औरत का नाम बताना भूल गया। बात असल में ये है कि उसका नाम कोई अहमियत नहीं रखता। उसका नाम आप कुछ भी समझ लीजिए, सकीना, महताब, गुलशन या और कोई। आखिर नाम से क्या रखा है, लेकिन आपकी सहूलियत की खातिर मैं उसे सरदार कहूँगा। ये सरदार अधेड़ उम्र की औरत थी, किसी ज़माने में यकीनन खूबसूरत थी। उसके सुर्ख और सफ़ेद गालों पर गो किसी कदर झुर्रियाँ पड़ गई थी, मगर किसी भी वो अपनी उम्र से कई बरस छोटी दिखती थी। मगर हमें उसको गालों पर कोई ताल्लुक़ नहीं। उसकी बेटी मालूम नहीं वो उसकी बेटी थी या नहीं, स्वभाव का बड़ा दिलकश नमूना थी। उसका खादो खाल में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे वो नतीजा अख्ज़ किया जा सके। वो फसीहा के, लेकिन हकीकत में उसकी माँ उसमें पेशा कराती थी और खूब दौलत कमा रही थी। और वह हकीकत यह है कि उस लड़की को, जिसका नाम फिर आपकी सहूलियत की खातिर नवाब रखे देता हूँ, उसका इस पेशे से नफ़रत नहीं थी। असल में उसकी आबादी से दूर एक पहले मकाम पर परवरिश पाई थी। उसको यहाँ सही इस दिवाजी ज़िंदगी का कुछ पता नहीं था। जब सरदार ने उससे पहला मर्द बिस्तर पर नवाड़ी पलंग पर मुहारती कराया तो गालिबन उसने ये समझा कि तमाम लड़कियों के जवानी का आगाज़ कुछ इसी तरह होता है। चुनाचे वो इस काबियाना में ज़िंदगी में मासूम हो गई थी और वो मर्द से जो दूर दूर चल कर उसके पास आते थे और उसके साथ उस बड़े नवाड़ी पलंग पर लेटते थे, उसने समझा था कि ये सब ज़िंदगी का मुंतहा है। यूँ तो वो हर लिहाज में एक फाहिशा औरत थी, उन मानों में जिनमें हमारी शरीफ और मुहत्तिर औरतें ऐसी औरतों को देखती हैं। मगर सच पूछिए तो इस अमर का कतई एहसास न था। वो गुनाह की ज़िंदगी बरस कर रही थी। वो अपने मुअत्तिल गौर से किसी भी कैसे कर सकती थी, जबकि उसको इसका मौका ही नहीं मिला था। उसके जिस्म में जुलूस था। वो हर मर्द को जो उसके पास हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद तवील मसाफा करके आता था, अपना आप सुपुर्द कर देती थी, इसलिए कि वो समझती थी कि हर औरत का यही काम है और वो उस मर्द की हर आसाइश, उसके हर आराम का ख्याल रखती थी। वो उसकी कोई नन्ही सी तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसको शहर के लोगों को तकल्लुफ़ात का इल्म नहीं था। वो इस कतनन की नहीं जानती थी जो नहीं था, वो एक कतनन नहीं जानती थी जो मर्द उसके पास आते थे सुबह सवेरे अपने दांत ब्रश के साथ साफ करने की आदि और अपने हाथ खोलकर सबसे पहले बिस्तर में चाय की प्याली पीते और फिर रफ़ाए हाजात के लिए। मगर उसने आहिस्ता
तरीके से उन मर्दों की आदत से कुछ वकायत हासिल कर ली थी और उसे बड़ी उलझन होगी थी कि सब मर्द एक तरह के नहीं होते थे। ये कोई सुबह सवेरे उठकर सिगरेट मांगता था तो कोई चाय, बस ये ऐसे भी उठने का नाम ही नहीं लेते थे। कुछ सारी रात जागते रहते थे और सुबह मोटर से सवार होकर भाग जाते थे। सरदार बेफिक्र थी, उसको अपनी बेटी पर यह कुछ इस तरह भी पूरा इख्तियार था कि वो अपने ग्राहकों को संभाल सकती है, इसलिए वो अफीम की एक गोली खाकर खाट पर सोई रहती थी। कभी कभार जब उसकी ज़रूरत पड़ती, मिसाल के तौर पर जब किसी ग्राहक की तबीयत ज़्यादा शराब पीने के बाइक या एकदम ख़राब हो जाती, तो वो गुनगुनी आराम से उठकर नवाब को हिदायत दे देती थी कि उसको अचार खिला दे या कोशिश करे कि उसका नमक गर्म पानी पिलाकर करा दे और बाद में थपकियाँ देकर सुला दे। सरदार मुलायमे में बड़ी मोहतात थी कि यूं ही ग्राहक आता उसके नवाब की फीस पहले ही वसूल करके अपने नेफे पे महसूस कर लेती थी और अपने मखसूस अंदाज में दुआएं देकर तुम आराम से झूले झूले असीम भी एक गोली डिबिया से निकालकर मुंह में डालकर सो जाती थी। जो रुपया आता उसकी मालिक सरदार थी, लेकिन जो तोहफे तहफ़ीज़ वसूल होते थे वो नवाब के पास ही रहते थे। चूँकि उसके पास आने वाले लोग दौलतमंद होते थे, इसलिए वो बढ़िया कपड़ा पहनती थी, किस्म किस्म के फल और मिठाइयाँ खाती थी। वो खुश थी। मिट्टी के लिपे पुते उस मकान पर जो सिर्फ 3 छोटी छोटी कोठरियाँ थी, मुतल्लिस वो अपनी दानिश्त के मुताबिक अपने दिल पर चस्प और खुशगवार ज़िंदगी बसर कर रही थी। एक दिन एक फ़ौजी अफसर ने उसे ग्रामोफोन और बहुत से रिकॉर्ड ला कर दिए थे। फुर्सत के औकात से वो उसको बजाकर फिल्मी गाने सुनती थी, उसकी नकल उतारने के लिए कोशिश किया करती थी। उसके गले में कोई रस नहीं था, मगर वो शायद वो इस में बेखबर थी। सच पूछिए तो उसकी किसी बात पे खबर भी नहीं थी, न उसको इस बात की ख्वाहिश थी कि वो किसी चीज़ में बाखबर है। जिस रास्ते पर वो डाल दी गई थी उसको उसी में कबूल कर दिया गया था। बड़ी बेखबर के आलम में सरकंडों के पास उस पार की दुनिया कैसी है उसने मुतल्लिक कुछ नहीं जानती थी, सिवाय इसके कि वो एक कच्ची सड़क है जिस पर हर दूसरे तीसरे दिन मोटर धूल उड़ाती आती और रुक जाती है। दोनों हॉर्न बजता है। उसकी माँ या जो कोई भी हो वो खटिया से उठती है और सरकंडों के पास जाकर मोटर वाले से कहती है कि मोटर जरा दूर खड़ी करके अंदर आ जाएं, और वो अंदर आ जाता था और नवाड़ी पलंग पर उसके साथ बैठकर मीठी मीठी बातों में मलसूम हो जाता था। उसके यहाँ आने जाने वालों की तादाद ज़्यादा नहीं थी, यही 5-6 होंगे। अगर ये 5-6 मुतल्लिक ग्राहक थे, ये सरदार ने कुछ ऐसा इंतज़ाम कर रखा था कि उनका बाहम तसादुद न हो। बड़ी होशियार औरत थी और वो हर ग्राहक के लिए खास दिन मुकर्रर कर देती थी और ऐसे सलीके से किसी की शिकायत को मौका न मिलता था। इसके अलावा ज़रूरत के वक्त को उसको भी इंतजाम करती रहती थी। नवाब माँ बनने के जिन हालात में नवाब अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, उसको माँ बन जाना यकीनन था, मगर सरदार ने 2-2.5 बरस में बड़ी कामयाबी के साथ उसको इस कदरती खर्ते में निपट रही थी। सरकंडों के पीछे यह सिलसिला 2-2.5 बरस से बड़े हमवार तरीके से चल रहा था। पुलिस वालों को बिल्कुल इल्म नहीं था, बस सिर्फ वही लोग जानते थे जो वहाँ आते थे, या सरदार और उसकी बेटी नवाब, या फिर कोई भी वो थी। सरकंडों के पीछे एक दिन मिट्टी के उस मकान में एक इनकलाब बर्पा हो रहा था। एक बहुत बड़ी मोटर जो गालिबन दोस्त थी वहाँ आके रुकी। हॉर्न बजा, सरदार बाहर आई तो उसने देखा कि कोई अजनबी है। उसने उससे कोई बात ना की, अजनबी ने भी उससे कुछ ना कहा। मोटर दूर खड़ी कर वो उतर कर सीधा उनके घर में घुस गया और बरसों का आने जाने वाला कोई सरदार बहुत सिट पिटाई, लेकिन दरवाजे की दहलीज पर नवाब ने उसका अजनबी का बड़ी प्यारी मुस्कुराहट से खैर मकदम किया और उसे उस कमरे में ले गई जिसमें नवाबी पलंग था। दोनों उस पर साथ साथ बैठे ही थे कि सरदार आ गई। होशियार औरत थी, उसने देखा कि अजनबी किसी दौलतमंद घराने का आदमी है, खुश शक्ल है, सेहतमंद है। उसने अंदर कोठरी में दाखिल होकर सलाम किया और पूछा, आपको इधर का रास्ता किसने बताया? अजनबी मुस्कुराया और बड़े प्यार से नवाब को गोश्त के भरे गालों में उसकी उंगली चुभोकर कहा। इसने नवाब तड़प कर एक तरफ हट गई, एक अदा के साथ कहे, हाय, मैं तो कभी
से मिली भी नहीं कि मुस्कुराहट उसके होंठों पर एक और ज़्यादा फैल गई। हम तो कई बार तुमसे मिल चुके हैं। नवाब ने पूछा। कहाँ, कब? हैरत के अलावा उसका छोटा सा मुँह कुछ इस तौर में हुआ कि उसके चेहरे की दिलकशी में इजाफे का मुजब्बिब हो गया। अजनबी ने उसका गुदा हाथ पकड़कर कहा, सरदार की तरफ देखते हुए कहा कि तुम ये बात कभी नहीं समझ सकती, अपनी माँ से पूछो। नवाब ने बड़े भोलेपन के साथ अपनी माँ से पूछा कि ये शख्स उससे कब और कहाँ मिला था। सरदार सारा मामला समझ गई कि वो लोग जो उसके यहाँ आते थे उसमें से किसी ने उसमें से किसी ने उसके साथ नवाब का जिक्र किया होगा और सारा अता पता बता दिया होगा। चुनाचे उसने नवाब से कहा, मैं बताऊंगी तुम्हें। ये कहे क्या रहे हैं। वो बाहर चली गई। खटिया पर बैठकर उसने डिबिया में से अफीम की गोली निकाली और लेट गई। वो मुतमईन थी कि आदमी अच्छा है, गड़बड़ नहीं करेगा। बसोक इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अलग यही है कि अजनबी, जिसका नाम हैबत खान था और जिला हजारा का बहुत बड़ा रईस था, नवाब के अल्हड़पन में इस कदर मुवक्किर असर हुआ कि उसने रुखसत होते वक्त सरदार से कहा कि आइंदा नवाब के पास और कोई ना आया करे। सरदार होशियार औरत थी। उसने हैबत खान से कहा, खान साहब, ये कैसे हो सकता है? क्या आप उतना रुपया दे सकेंगे? कि हैबत खान ने सरदार की बात काट कर जेब में हाथ डाला और 100 के नोटों की एक मोटी गड्डी निकाली और नवाब के कदमों पे फेंक दिया। फिर उसने अपने हीरो की अंगूठी उंगली से निकाली और नवाब को पहनाकर तेजी से सरकंडों के उस पार चला गया। नवाब ने नोटों की तरफ आंख उठाकर भी न देखा, बस देर तक अपनी सजी हुई उंगली को देखती रही, जिस पर काफ़ी बड़े हीरे से रंग रंग की सुहाएं फूट रही थी। मोटर स्टार्ट हुई और धूल उड़ाती चली गई। इसके बाद वो चौकी हर सरकंडों के पास आई, मगर अब ये गर्द वो गुबार के सिवा सड़क पर कुछ न था। सरदार नोटों की गड्डी उठाकर उन्हें गिन चुकी थी। एक नोट और होता तो पूरे 2000 थे, मगर उसको इसका अफसोस नहीं था। सारे नोट उसने बड़ी घेरदार सलवार के नेफे में बड़ी सफाई से अरसे नवाब को छोड़कर अपनी खटिया की तरफ पड़ी और डिबिया में अफीम एक बड़ी गोली निकालकर उसने मुंह पे डाली और बड़े इत्मीनान से लेट गई और कुछ देर तक सोती रही। नवाब बहुत खुश थी। बार बार अपनी उस उंगली को देखती रही जिस पर थी। 3-4 रोज गुजर गए। इस दौरान उसका एक पुराना ग्राहक आया, जिसमें सरदार ने कह दिया कि पुलिस का खतरा, इसलिए उसने ये धंधा बंद कर दिया है। ये ग्राहक, जो खासा दौलतमंद था, वह दिल और मारम वापस चला गया। सरदार को हैबत खान ने बहुत मुतासिर किया था। अपने असीम खाकर पीनक के आलम में सोचा कि अगर आमदन उतनी ही रहे जितनी पहले थी तो और आदमी सिर्फ एक ही तो बहुत अच्छा है। चुनाचे उसने फैसला कर लिया कि बाकियों को आहिस्ता आहिस्ता से वो कैसे खर्च कर कहकर टड़का देगी कि पुलिस वाले उसके पीछे हैं और ये देख नहीं सकती कि उसकी इज्जत खतरे पे पड़े। हैबत खान एक हफ्ते के बाद नमूमदार हुआ। इस दौरान से सरदार 2 ग्राहकों को मना कर चुकी थी कि वो अब इधर ना रुख करें। वो उसी शान से आए जिस शान से पहले रोज आया था। आते उसने नवाब को अपनी छाती के साथ भींच लिया। सरदार ने उसे कोई बात ना की, नवाब उसे, बल्कि यूं कहिए कि हैबत खान ने उसे एक कोठरी में ले गया जहां नवाड़ी पलंग था। अब के सरदार अंदर न आई और खटिया पे अफीम की गोली खाकर उगती रही। हैबत खान बहुत महज हुआ। उसने वो नवाब का अल्हड़पन और भी ज़्यादा पसंद आया। वो पेशावर रंजियों के चरित्रों से कतरन नकाबिब थी। उसमें वो घरेलूपन भी नहीं था जो आम औरतों में होता था। उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी। खुद उसकी माँ अपनी थी। दूसरों के मुखालिफ वो बिस्तर में उसके साथ इस तरह लेटती थी जिस तरह बच्चा अपनी माँ के साथ लेटता था। उसकी छातियों पर हाथ फेरता था, उसकी नाक के नथनों में उंगलियां डालता था, उसके बाल नोचता और फिर आहिस्ता आहिस्ता से जाता। हैबत खान के लिए एक नया तजुर्बा था। उसके लिए औरत की एक किस्म बिल्कुल निराली दिलचस्प के फरहत वक्त थी। वो अपने हफ्ते में दोबारा आने लगा था। नवाब उसके लिए एक बेपनाह कशिश बन गई थी। सरदार खुश थी कि उसके नेफे में उड़सने की काफ़ी नोट मिल चुके हैं, लेकिन नवाब अपने अल्हड़पन के बावजूद बाज औकात सोचती थी। हैबत खान डरा डरा सा क्यों रहता था? अगर कच्ची सड़क पर ये सरकंडों के उस पार कोई लारी या मोटर गुजरती है तो वो क्यों सहम जाता है? क्यों
उससे अलग होकर बाहर निकल जाता है और छुप छुप कर देखता है कि कौन था। एक रात 12 बजे के करीबन सड़क पर कोई लारी गुजरी। हैबत खान और नवाब दोनों एक दूसरे के गुथे हुए सो रहे थे कि एक सोच में पड़ गया था कि अब क्या होगा। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसी स्टोरी आप लोगों तक लाती रहती हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।